हाय दोस्तों, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह है हमारे स्वतंत्रता के अधिकार। यानी स्वतंत्रता के अधिकार जो हमारे जो मौलिक अधिकार का जो सेकंड पार्ट है उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लो ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्वतंत्रता के अधिकार है जो हमारे जो संविधान निर्माताओं ने हमारे जो व्यक्तियों को जो कुछ स्वतंत्रता के अधिकार दिए हैं उसका उल्लेख किया गया है इसके अंदर। आपने देखा है मौलिक अधिकारों का उल्लेख हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि हमारा मौलिक अधिकारों का उल्लेख हमारे संविधान के अंदर भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक उल्लेख किया गया है। और आज हम पढ़े स्वतंत्रता के अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख हमारे अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक उल्लेखित किया गया है। यानी हमारे जो इसका उल्लेख है ना, अनुच्छेद 19 से 22 तक उल्लेख किया गया है। यानी 19 से 22 तक उल्लेख किया गया, यानी टोटल हमारे जो 4 अनुच्छेद है उसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं उसमें से पहला अनुच्छेद है 19। अनुच्छेद 19 के अंदर हमारे जो मूल संविधान है की जो स्वतंत्रता दे रखी है उसका उल्लेख किया गया है। यानी 19 अनुच्छेद 19 के अंदर हमारे जो व्यक्तियों को जो स्वतंत्रता दे रखी है उसका उल्लेख किया गया है। यानी हमारे जो अनुच्छेद 19 के अंदर 6 स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। यानी अब जब अनुच्छेद 19 पढ़ते हैं तो हम इसको दो भागों में पढ़ना चाहिए। एक भाग वो जिसके अंदर है ना हमारे जो स्वतंत्रताएं दे रखी है, और दूसरे भाग में जो इसका उल्लेख किया है जो हमारी जो स्वतंत्रता दे रखी है उस पर रोक कैसे लगाए, उसकी सीमाएं क्या है, सीमाएं कैसे, उसका उल्लेख किया गया है। ध्यान रखना इसके एक भाग में जो 6 स्वतंत्रता का उल्लेख किया है। उल्लेख किया गया है, यानी इसको अपन बोलते हैं 19(1) के अंदर बात की गई है। जो 19(2) के अंदर है ना, इसके स्वतंत्रता पर रोक कैसे लगाए इसका उल्लेख किया गया। यानी इस पर स्वतंत्रताओं पर रोक का उल्लेख किया है, यानी रोक कैसे लगाए इसका उल्लेख किया गया है। अब 19(a) आज हम पढ़ने वाले 19 अनुच्छेद 19(a), यानी जिसके 19 के अंदर हमारी जो 6 स्वतंत्रताएं दे रखी है उसके अंदर हम पहला अनुच्छेद है 19(a). 19(a) के अंदर है ना हमारे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। इसके बाद क्या, भाषण एंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख किया है। भाषण एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ही होता है कि भाषण भाषण का मतलब ही अपने विचार जो प्रकट करने की स्वतंत्रता दे रखी है। जैसे हमारे जो मीडिया है जो है ना, प्रेस है, उसको अनुच्छेद 19 के तहत ही है ना स्वतंत्र बोलने की स्वतंत्रता दे रखी है। ठीक है, अनुच्छेद 19 के अंदर भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे रखी है। इसका उल्लेख है ना हमारे जो स्वतंत्रता के अधिकार के अलावा 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 हमारे जो प्रस्तावना है ना उसके अंदर भी इसका उल्लेख किया गया है। ध्यान रखना इस बात का भी, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे जो स्वतंत्रता के अधिकार है जो 19 के ए है उसके अंदर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है। तो आप ध्यान रखना, स्वतंत्रता का उल्लेख है ना, भाषण की स्वतंत्रता का उल्लेख प्रस्तावना और अनुच्छेद 19वें एक के तहत किया गया है। ठीक है, अपन इस एक और बात है, जैसे हमारा सूचना का अधिकार है। हमारा जो सूचना का अधिकार है ना हमारा जो 12 अक्टूबर 2005 को आया था, यानी जो सूचना का अधिकार आया था, सूचना का अधिकार जो हमारा जो 12 अक्टूबर 2005 को आया था, इसका उल्लेख है ना हमारे संविधान में नहीं किया गया है। लेकिन जो कभी न्यायालय है ना, न्यायालय ने सूचना के अधिकार को एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर व्यक्त किया गया है। यानी सूचना अभिव्यक्ति क्या है, क्योंकि हमारे जो
विचार है उसको प्रकट करने की स्वतंत्रता दे रही है। यानी विचार यानी हमारी जो अभिव्यक्ति है उसको मैं गाना गा के भी अभिव्यक्त कर सकता हूँ, डांस करके भी अभिव्यक्त कर सकता हूँ, चुप रह के भी अभिव्यक्त कर सकता हूँ, इसका उल्लेख किया गया है। यानी आप किसी के बारे में कुछ बताओगे तो उसको उससे पहले आपके पास उसकी सूचना होगी, तभी तो कुछ बोलोगे उसके बारे में। इसलिए है ना हमें सूचना के अधिकार को है ना ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर माना गया है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 19 बी। अनुच्छेद 19 बी के अंदर है ना बिना हथियारों के बैठक करने की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। यानी क्या है कि बिना हथियारों के ये बैठक करने की स्वतंत्रता। बिना हथियारों के बैठक करने की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। यानी बिना हथियारों यानी आप है ना कितने भी आदमी इकट्ठा हो सकते हो ये जगह, लेकिन आप है ना बिना हथियारों के इकट्ठा हो सकते हैं। जैसे हमारा जो सिख संप्रदाय है वो है ना हमारे जो जो गुरुद्वारों में जो अरदाना करने जाते हैं तो वो है ना हमारे जो साथ है ना कटार लेके जाते हैं। तो जब वे गुरुद्वारा जाते हैं तो वे हजारों की संख्या में एक साथ जाते हैं। तो जैसे वो जाते हैं तो हजारों की संख्या में एक साथ वो अपना जो धर्म है ना तो उसके अंदर वो कटार लेके साथ जाते हैं। तो हमें ऐसा लगता है जैसे हजारों लोग एक तलवार लेके एक साथ खड़े रहते हैं, है ना। लेकिन इसमें है ना ये इस अनुच्छेद बी का उल्लंघन नहीं है ना, क्योंकि हमारा जो आर्टिकल जो 25 है वो है ना हमारे किसी भी धर्म के अनुरूप है ना अर्चना करने की स्वतंत्रता देता है ना, उसके तहत वो लागू है। यानी वो अनुच्छेद बी का उल्लंघन नहीं करते हैं। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना। अनुच्छेद 19 का सी, अनुच्छेद 19 का सी के अंदर है ना संघ संघ बनाने की स्वतंत्रता दे रखी है। यानी संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता का उल्लेख किया है। संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। यानी आप है ना हम और आप है ना मिलकर एक संघ बना सकते हैं। ठीक है, इसमें सरकार हमारी कोई रोक टोक नहीं करेगी, क्योंकि आप चाहे कितना ही लोगों का संघ बना लो, लेकिन इसमें एक शर्त रखी है कि आप बिना हथियारों की होनी चाहिए इसके अंदर भी। आप ऐसे नहीं कि आप हथियारों लेके संगठन बना ले, वैसे ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, अनुच्छेद 19 का डी, अनुच्छेद में घूमने की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। यानी अनुच्छेद 19 के डी में किसका है, घूमने की स्वतंत्रता का उल्लेख किया है। स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। यानी घूमने की स्वतंत्रता का उल्लेख का मतलब है कि आप इंडिया के अंदर है ना कहीं पर भी घूम सकते हो। यानी आपको आने जाने में रोक टोक नहीं है। लेकिन हमारे ध्यान रखना, हमारा जो पूर्व भारत है ना उसके अंदर है ना इनर लाइन परमिट चलती है। इसलिए हमारा जो जैसे इनर लाइन परमिट के अंदर राज्य आते हैं, एक अरुणाचल प्रदेश आता है, एक नागालैंड आता है, एक मणिपुर, एक मिजोरम आता है। इसके इनर लाइन परमिट के अंदर ऐसा होता है कि इन देशों के अंदर है ना आप बिना इजाज़त के नहीं जा सकते। अब इस अंदर जाने के लिए हमारे को गवर्नमेंट से क्या लेनी पड़ती है, इसकी राय लेनी पड़ती है। क्योंकि यहाँ पर जो क्योंकि ये अद्भुत जनजातीय लोग हैं, इसलिए इनमें क्योंकि जनजातीय लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस इधर इन लैंड परमिट का प्रयोग किया गया है, ताकि अब हर कोई उस पर जा नहीं सके। ठीक है, अनुच्छेद ई की बात करें, अनुच्छेद ई के अंदर है ना रहने की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। यानी अनुच्छेद 19 का ई के अंदर ये बोला है कि आप है ना इंडिया में कहीं भी रह सकते हो। यानी आपको कोई रोक टोक नहीं है, इसलिए आपको रहने की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 19 का यानी लास्ट जो स्वतंत्रता दे रखी है वो हमारे व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता दे रखी है। यानी व्यापार या
वाणिज्य करने की स्वतंत्रता दे रही है। व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। ठीक है। अब हम पढ़, अब हम पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 के अंदर है ना 3 बातों का उल्लेख किया गया है। ध्यान रखना, अनुच्छेद 20 के अंदर 3 बातों का उल्लेख किया गया है। यानी जो पहली बात है, यदि कोई भी व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उससे है ना उसी टाइम के जो कानून होगा ना उसी के तहत हमें उसको सजा मिलेगी, न कि उसके जो बाद के या उससे पहले के कानून के अनुसार सजा मिलेगी। यानी जो इसमें जो पहली बात है उसमें बोला है कि यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसी समय के कानून के अनुसार सजा मिलेगी, न कि उसके पहले के या बाद के कानून के अनुसार। इस बात का ध्यान रखना। यानी जैसे हमारा जो कोई भी व्यक्ति है जो हमारे जो अपराध कर देता है तो हमारे जो गवर्नमेंट है, हमारा जो न्यायालय है ना उसको सजा देने के लिए वो है ना इसमें बहुत सारा टाइम लगा देता है। यानी 5 साल उसको निर्णय सुनाने के अंदर लगा देते हैं। इसलिए जो अपराध करने वाले जो वकील होते हैं ना वो ये बोलते हैं कि आपने जो इस व्यक्ति को जो निर्णय सुनाने में 5 साल लगा दिए, यानी अब 5 साल बाद में उसको फांसी से सजा सुनाई गई है, तो वो 5 साल के अंदर उसको 2 सजाएं मिल चुकी है। यानी उसमें पहले 5 साल की जो क्या है सजा काट ली और दूसरी बात में उसको फिर फांसी फांसी से सजा सुनाई गई है ना। उसको 2 बार दो सजा मिल चुकी है। यानी इसका इसमें उल्लेख किया गया है। ठीक है। अनुच्छेद जो दूसरी बात है इसमें ये बोला है कि यदि कोई व्यक्ति एक अपराध करेगा ना तो एक ही सजा मिलेगी, है ना। उसका उल्लेख किया गया है। यदि कोई व्यक्ति एक अपराध करता है तो उसे एक ही सजा मिलेगी। ध्यान रखना। यानी जो हमने पहली बात की कि जो नाले 5 साल निर्णय सुनाने में लगा देता है ना उसके बाद में फांसी की सजा सुनाई देती है। वो अनुच्छेद 19 के 20 के तहत वो कार्रवाई करता है क्योंकि उसको 2 सजा मिल चुकी होती है ना, इसलिए, है ना। अनुच्छेद 20 का जो तीसरा भाग है उसमें बोला है कि किसी भी व्यक्ति को है ना खुद के खिलाफ बयान देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। यानी किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ बयान देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इस बात का भी उल्लेख है। यानी किसी व्यक्ति को अपना उसको खुद के खिलाफ जो बयान देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। जैसे हमारे जो फिल्मों में होता है कि जो गुंडे होते हैं ना जो हमारे उसको डरा धमका के उसे खुद के खिलाफ बयान देने के लिए मजबूर कर देते हैं। इस हमारे अनुच्छेद का जो अनुच्छेद 20 का 3 भाग है वो इसका विरोध करता है कि जो हमारे जो किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ बयान देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। अब हम पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 की है ना सभी को जीने की स्वतंत्रता का उल्लेख करता है। यानी जीने की स्वतंत्रता का उल्लेख करता है, लेकिन ध्यान रखना इसमें मरने की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं करता है। क्योंकि इस अनुच्छेद 19 के अंदर क्या है, कोई भी व्यक्ति को अपने जो स्वास्थ्य को है ना स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं करता है।
ध्यान रखना इस बात को। यानी सभी व्यक्तियों को, यानी सभी को जीने की स्वतंत्रता का उल्लेख है। यानी सभी को क्या करे, जीने की स्वतंत्रता का उल्लेख करता है। लेकिन जीने की स्वतंत्रता, लेकिन इसको मरने की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं करता है, ध्यान रखना। यानी आप इच्छा अनुसार कब मर जाओ, इसका कोई उल्लेख, उसका उल्लेख नहीं है इसके अंदर। इस पर आपने रोक लगा लगा रखी है। ठीक है, अब इसमें एक और पढ़ते हैं, अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A का मतलब ये होता है कि यदि किसी भी अनुच्छेद के बाद के अंदर है ना ए, कैपिटल ए, बी या सी लगा हो, तो इसका मतलब ये है कि वो मूल संविधान के अंदर नहीं है। मूल संविधान का मतलब ये होता है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान लागू किया गया था है ना, उसके अंदर इस अनुच्छेद का उल्लेख नहीं किया गया है ना। यानी इसको बाद में किसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 21A के अंदर क्या है ना, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे ना, उसको निम्न शुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा, निम्न शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किया गया है। यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निम्न शुल्क एंड अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किया गया है। यानी इसका मतलब ये होता है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं ना, उसको तो शिक्षा देनी ही पड़ेगी। तो 6 से 14 वर्षों को शिक्षा देनी पड़ेगी सरकार द्वारा, वो भी निम्न शुल्क देगी, दिया जाएगा, यानी अनिवार्य रूप से शिक्षा दिलाएगी, ध्यान रखना। और यदि हमारा जो स्कूल है उसके अंदर बच्चों का जो दाखिला कराने की जो जिम्मेदारी है, उसके जो है ना उसके माता पिता की होगी। ठीक है, अब पढ़ने वाला अनुच्छेद 22। इसके अंदर है ना दो बातों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 22 के अंदर दो बातों का उल्लेख किया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति है ना, कोई पुलिस गिरफ्तार करती है, तो उसको है ना जानने का कारण जानने का अधिकार है। यानी उसको क्यों गिरफ्तार किया गया है, क्या कारण है उसको गिरफ्तार करने का, उसको जानने की स्वतंत्रता दी है। यानी वकील से यानी विधिक सहायता प्राप्त करने की स्वतंत्रता है। यानी जो अपने लिए वकील की व्यवस्था कर सकता है। और तीसरी बात का उल्लेख किया गया है कि उसको है ना 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष पेश करना चाहिए। यानी इस जो 22 का पहला भाग है ना, उसके अंदर 3 भागों का उल्लेख किया गया है। यानी पहला भाग है गिरफ्तारी करने के कारणों को जानने की स्वतंत्रता। यानी गिरफ्तारी करने के कारणों की जानने की स्वतंत्रता। दूसरी बात की गई है विधिक सहायता, विधिक सहायता लेने की स्वतंत्रता। विधिक सहायता लेने की स्वतंत्रता मतलब होता है यानी वकील करने की स्वतंत्रता, और 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष पेश करने की स्वतंत्रता। 24 घंटे में न्यायालय में पेश करने की स्वतंत्रता, यानी पेश किया जाना चाहिए। यानी अनुच्छेद 22 का एक तो ये बोलता है। ठीक है, अनुच्छेद 22 का दूसरा भाग, अनुच्छेद 22 का दूसरा बात यह है कि ये अनुच्छेद 22 का जो पहले भाग में जो बातें उल्लेखित की गई हैं, ये उन लोगों पर लागू नहीं होगी जिसको निरोधक कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। यानी ये बातें उन लोगों पर लागू नहीं होगी जिनको निरोधक कानून के तहत गिर गया।
निरोधक कानून के तहत गिरफ्तार की। निरोधक कानून के तहत का मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति को संदेह के आधार पर कोई पुलिस गिरफ्तार करती है तो वो निरोधक कानून के तहत आता है। यानी उसको यदि संदेह के आधार पर पुलिस गिरफ्तार करती है तो उस व्यक्ति को है ना वो 3 महीने से ज़्यादा गिरफ्तारी नहीं कर सकती है। यानी उसको 3 महीने के बाद में उसको रिहा करना ही पड़ेगा। ठीक है। हाँ, हमारा जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है जो अनुच्छेद 352 के तहत, 352 के तहत जो राष्ट्रपति द्वारा जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाता है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे जो मौलिक अधिकार है ना उनको स्थगित कर दिया जाता है। तो इसके अंदर ध्यान रखना जो हमारे अनुच्छेद जो 21 और जो 20 है ना, अनुच्छेद 21 20 को है ना, इसमें अनुच्छेद इसको स्थगित नहीं करता है। यानी जो अनुच्छेद 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, जिसके अंदर है ना हमारे जो जीने एवं स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर सभी अनुच्छेदों को स्थगित कर दिया जाता है। यानी अनुच्छेद एक्ट 21 एंड जो 20 है को छोड़कर सभी मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया जाता है। यानी स्थगित कर दिया जाता है, यानी जब हमारा जो राष्ट्रीय आपातकाल खत्म हो जाता है तो ये पुनः जागरण हो जाते हैं। हमारा जो वीडियो कैसा लगा आपको हमारे जो कमेंट्स करके बताओ। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।